नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को सुबह की राम राम। कैसे आप सभी लोग। और आज है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। और आज है टोटल 10 से 11 महत्वपूर्ण टॉपिक, और इस पर एमसीक्यू जो है हमारा वो होगा आपके संडे को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जरूर कमेंट किया करें। जो भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं बीच में वो प्रश्नों का उत्तर भी दिया करें। और मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अभियान सिविल सर्विसेज पर, जिसमें हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे करंट अफेयर्स से जुड़े सभी मुद्दों पर। जो करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं उन पर हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं। सुबह के 8 बजे के आसपास जो है ये करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिल रही है। तो आप जो है इसको जरूर स्टडी करिएगा, अध्ययन करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चलिए हम इन 6 न्यूज को तो देखेंगे ही देखेंगे। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया दोस्तों? ये तेलंगाना में खोला गया है। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है उस पर बात करेंगे। चलिए एक एक करके देख लेते हैं पहले हम कि कौन कौन सी न्यूज हमें आज पढ़नी है। तो पहले नंबर की जो न्यूज है दोस्तों वो है आपकी दिव्य कला मेला सिकंदराबाद। इसमें क्या क्या चीजें हमें जाननी है और क्या हमारे लिए उपयोगी है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। दिव्य कला मेला सिकंदराबाद जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर 2023 के बारे में। साथ ही दोस्तों बात करेंगे हम समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना के बारे में। भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है ये। समक्का सरक्का क्या है इस पर भी हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। क्लियर है ना। साथ ही दोस्तों एक तारीख एक घंटा एक साथ, जो 2 अक्टूबर से एक दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर को ये थीम दी गई थी। और माननीय मोदी जी ने भी आपने देखा कि अंकित भैयानपुरिया के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो स्वच्छता और 1 तारीख के लिए 1 घंटा निकालने की बात कर रहे थे। तो ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती 2023 का विषय रहा है। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ, इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे प्रोजेक्ट उद्भव पर। एक ज्वाइंट कोलेबोरेशन है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के बीच। उद्भव जो है इसके बारे में इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मिलिट्री सर्विसेज सिस्टम के बारे में बात इस प्रोजेक्ट में की गई थी। इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। साथ ही दोस्तों डायबिटीज यानी कि मधुमेह वैश्विक उद्योग अवलोकन रिपोर्ट एक आई है जिसमें कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। मैक्सिमम लोग जो है इस समय आप देखते हैं कि इनकी संख्या 2045 में 48% बढ़ जाएगी और ये मिलियंस में है। 400 कुछ मिलियन जो है लोग जो है डायबिटीज के साथ जो है जी रहे हैं पूरे विश्व में। इस पर हम लोग बात करेंगे। दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र DNGRI के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या इसमें जानने की आवश्यकता है इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करेंगे अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर बहस छिड़ी हुई है और इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये जो दिख रहे हैं रामास्वामी ये किस पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है ना। ये अमेरिका में जो इस समय कैंपेनिंग चल रही है, डिबेट शुरू हो चुकी है। तो 2 पार्टी सिस्टम है वहां पर। लिबरल वहां पर डेमोक्रेट हैं और रिपब्लिकन हैं। तो ये जो रामास्वामी हैं ये किस पार्टी से हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। इस बार जो भी विजेता होगा जो अमेरिकी चुनाव का, यूएस चुनाव का, उसमें भारतीय मूल के दोनों ही लोग होंगे। यशस्विनी महिला बाइक अभियान ये हमारे श्रीनगर से शुरू की गई पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए महिलाओं की एक टीम है। इस पर हम लोग बात करेंगे। ये पूरे भारत का किस प्रकार से दौरा करेगी और क्या इसके लाभ होंगे। ग्रीन वार रूम जो है दिल्ली सरकार द्वारा बनाया गया दोस्तों। अब दिल्ली में आप सभी को पता है कि जैसे ही ठंड आती है वैसे ही बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं वहां पर, होती हैं हर साल। एक गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली पूरा परिवर्तित हो जाती है और वहां पर घुटन होने लगती है, ब्रोंकाइटिस और हार्ट फेफड़े से संबंधित बीमारियां बढ़ने लगती हैं। मास्क लगा करके घूमना मजबूरी हो जाती है। उसके लिए केजरीवाल सरकार द्वारा जो है ये आपके राय साहब हैं जो इस समय मंत्री हैं वहां के, उन्होंने उनके द्वारा जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है, गोपाल राय जी।
उनके द्वारा। तो ये ग्रीन रूम जो है वार, ये किससे संबंधित है? दिल्ली सरकार से संबंधित। कच्छप, ऑपरेशन कच्छप जो है, कछुओं को 950 कछुए पकड़े गए हैं दोस्तों DRI द्वारा जो है, जो कि क्या किया जाता है, अवैध रूप से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे थे। तो इस पर हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे, क्या है इनका मूल्य, क्या है और कौन कौन से किस प्रकार के कछुए जो है वो किए जाते हैं, जिनकी स्मगलिंग की जाती है। तो ये टोटल 10 न्यूज हैं। 10 न्यूज के बाद दोस्तों हमारे कुछ कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों से आप जुड़ सकते हैं। कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको हमारे ऐप पर जाकर के सब्सक्रिप्शन लेना है, और ये सब्सक्रिप्शन मात्र 3499 का है, और पूरे साल आपको 240 दिन से अधिक का आपको आंसर राइटिंग कराया जाएगा। ये यूपीपीएससी आपके मेंस 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, जिसमें PDF, वीडियो क्लासेस सभी कुछ आपको शेयर किया जाएगा। इसमें दोस्तों वीकली ऐसे प्रैक्टिस आपका निबंध के लिए भी है। अगर आप चाहें तो मात्र 999 में आप ये निबंध की भी आप वीकली 2 ऐसे आपकी वीडियो क्लासेस, PDF, कॉपी इवोल्यूशन 45 प्लस एक्स्ट्रा ऐसे जो है आप यहाँ से ले सकते हैं PDF के रूप में। साथ ही दोस्तों हमारा 75 दिवसीय एक हार्ड चैलेंज चल रहा है, जो कि 75 दिन में 120 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। 30 प्रश्न जो है वो एक एक करके एक एक दिन में आपको लिखने हैं, मात्र 20 मिनट आपको देना है, ठीक है ना। और मान लेते हैं कि आप 20 मिनट और पढ़ाई भी करेंगे, 45 जो है दिन आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, यानी कि टोटल जो है 90 क्वेश्चन आपको 45 दिन में लिखने हैं, और इसके लिए मात्र 1 आवर आपको देना है। अगर आप इतना कर सकते हैं, आप जो है 99% अपने कॉम्पिटिटर को पीछे कर सकते हैं। तो इस चैलेंज से जुड़िए, इसकी फीस मात्र 1099 है। 120 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने होंगे, GS 1 2 3 4 5 6 से। कॉपी भी इवेल्युएट होगी, PDF, वीडियो क्लासेस सभी मिलेंगी। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, दिव्य मेला जो है, दिव्य कला मेला जो है वो हमारे लिए कहाँ पर आयोजित किया गया था, क्या है इसकी प्रमुख विशेषता और क्यों है हमारे लिए जरूरी। तो दोस्तों दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजन जो कि विकलांगों का, विकलांग शब्द को दिव्यांग कह दिया गया है, इसके द्वारा जो है आयोजित दिव्य कला मेला 6 से 15 अक्टूबर 2023 तक सिकंदराबाद, हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। यह जो है यह मेला दिव्यांग कलाकारों और कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। मेले में देश भर के दिव्यांग कलाकारों और कारीगरों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। मेले में शिल्प, संगीत, नृत्य, रंगमंच और अन्य कलाओं का भी प्रदर्शन होगा। साथ ही दोस्तों मेले का उद्देश्य क्या है, दिव्यांग कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने, अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने अवसर प्रदान करना है, और साथ ही मेला दिव्यांग लोगों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ावा देने और उन्हें समाज में एकीकृत करने में मदद करने का एक तरीका है। मेले में प्रवेश जो है वो पूरी तरीके से निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह दिव्य कला मेला जो है वाराणसी 2022 में शुरू होने वाली श्रृंखला में 7वां, दिल्ली में दिसंबर 2022 में, मुंबई में फरवरी 2023 में, भोपाल में मार्च 2023 में, गुवाहाटी में मई 2023 में, इंदौर में जून 2023 में, जयपुर में 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक 2023, वाराणसी में 15 से 14 सितंबर 2023, सिकंदराबाद में 6 से 15 अक्टूबर 2023 में आयोजित हुआ, मतलब ये होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। लेटेस्ट हुआ है दिव्य कला मेला, चूंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, 2 बार उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है। आप देख रहे हैं सितंबर माह में भी, और शुरुआत भी इसी से हुई थी आपके 2022 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 7वां मेला ये है, ये आयोजित किया गया है, ठीक है ना। बस ये लेटेस्ट कहाँ से हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय तेलंगाना, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है दोस्तों, भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय है ये। चलिए इसको डिटेल में देख लेते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2023 को तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब ये संशोधन की मंजूरी क्या है, नया विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित होगा, और यह विश्वविद्यालय जनजातीय कला, संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं यानी कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी सुविधाएं यहाँ पर होंगी। कल्चरल और ट्रेडिशनल चीजें तो होंगी ही होंगी, जो कि हमारे किससे संबंधित है, हमारे जनजातीय बंधुओं से संबंधित है। विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है, तेलंगाना के जनजातीय समुदाय के लिए उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के अवसरों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय जनजातीय छात्रों को
अपनी पहचान और संस्कृति को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद करेगा। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आपका विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 889.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शुरू होने की उम्मीद है। अब समक्का सरक्का जो है वो एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ होता है जनजातियों का संघ। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के जनजातीय समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये विश्वविद्यालय जनजातीय छात्रों को अपने कौशल और क्षमताओं को विकसित करने और अपने समुदाय के लिए योगदान करने की मदद करेगा। अब समक्का सरक्का को देख करके लोगों को लगेगा कि ये जनजातीय लोगों का नाम है, नहीं, ये जनजातीय जो है क्या है, कम्युनिटी को बोलते हैं, समुदाय को बोलते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, समक्का सरक्का, ठीक है ना, ट्राइबल कम्युनिटी को। बस इतना ही आपको याद रखना है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज पर दोस्तों। अगली न्यूज जो है वो 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ जो है काम करने को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी ने अभी हाल ही में घोषणा की है। इस घोषणा के अनुसार हम देखेंगे 2 अक्टूबर गांधी जयंती का विषय 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। इस विषय का उद्देश्य लोगों को गांधी जी के विचारों आदर्शों को याद करने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस साल लोगों से आग्रह किया जा रहा था कि 2 अक्टूबर को, हालांकि 1 अक्टूबर को ही मोदी जी ने यह आग्रह किया था, 1 घंटे का समय निकालें और गांधी जी के जीवन और कार्यों के बारे में पढ़ें या सीखें, ठीक है ना। वे अपने इस समय का उपयोग गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है इस पर विचार करने के लिए भी कर सकते हैं। सरकार और अन्य संगठन भी गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, लोगों को गांधी जी के विचारों को और आदर्शों के बारे में अधिक जानने में मदद करना। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह इनका प्रमुख हथियार था, ठीक है ना। अब जो है गांधी जी से संबंधित क्या क्या चीजें जो है हमें पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। आप सभी को पता है कि हर वर्ष जो है गांधी जी से प्रश्न पूछा जाता है। तो पूना पैक्ट की डेट बताइए, आप किन के बीच हुआ था, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पूना पैक्ट, ठीक है ना, पूना पैक्ट जो है वो कब लाया गया था। इन्होंने एक संघ बनाया था, हरिजन संघ जो है उन्होंने कब बनाया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हरिजन संघ, और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मेरे सत्य के प्रयोग। किस भाषा में लिखी गई थी, मेरे सत्य के प्रयोग, ठीक है ना। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये आपको बताना है किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। गांधी जी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, जैसे गांधी जी भारत कब आए, ठीक है ना, ये भी। अब 5 प्रश्न आपसे मैंने पूछ दिया, 5 प्रश्न जो है कब आए, आजादी के लड़ाई में जो उनका आधिकारिक माना जाता है, जिसको प्रवासी दिवस भी हम लोग मनाते हैं, कब आए ये आप सन बता दीजिए। डेट तो आपको पता ही होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो भी मैं बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में ये 5 प्रश्नों के उत्तर जरूर बताइए। चलिए प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह दोस्तों एक ज्वाइंट कोलेबोरेशन है इंडियन आर्मी और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया उनके बीच। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूएसआई के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव के हिस्से के रूप में 3 अक्टूबर 2023 को एक हाइब्रिड पैनल पर चर्चा शुरू की। इस चर्चा का विषय था भारतीय सैन्य प्रणालियों का विकास, यानी कि कैसे हमारा जो है इवोल्यूशन हुआ है, मिलिट्री सिस्टम जो है भारत में वो कैसे इवोल्यूएट किया है, इवोल्यूशन किया है, ठीक है ना। और युद्ध और रणनीतिक विचार क्षेत्र में वर्तमान अनुसंधान और भविष्य की राह। चर्चा में भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी, विद्वान और रणनीतिक विशेषज्ञ जो है इसमें शामिल हुए। चर्चा में भारतीय सैन्य इतिहास और दर्शन पर प्रकाश डाला गया। पैनलिस्टों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित रणनीतियों और सिद्धांतों पर चर्चा की। उन्होंने इस सिद्धांत की आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता पर भी विचार किया। जैसे वारफेयर, बहुत सारे ऐसे टेक्निक होते हैं, बहुत तरीके होते हैं जिनको जो है
एंशियंट एरा में यूज किया जाता था, अभी क्या उनकी प्रासंगिकता है। चर्चा के मुख्य निष्कर्षों में से एक यह था कि भारतीय सैन्य परंपरा समृद्ध और विविध है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में युद्ध और रणनीति के बारे में व्यापक ज्ञान और समझ है। इस ज्ञान और समझ को आधुनिक भारतीय सेना में एकीकृत करने से भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूती मिल सकती है। जब हमारे पास हथियारों की कमी थी, हम जो है धनुष बाण आदि से भी युद्ध करते थे, तो भी हमने बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारी चीजें डेवलप की थी। मधुमेह वैश्विक उद्योग अवलोकन रिपोर्ट 2023 के बारे में चलिए डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। मधुमेह वैश्विक उद्योग अवलोकन 2023 नामक एक नई रिपोर्ट वैश्विक स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट जो है वैश्विक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल व्यय पर मधुमेह को चौंका देने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया भर में 463 मिलियन से अधिक लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ठीक है ना। और 63 मिलियन पीपुल आर सफर्ड, ये किसी न किसी रूप से डायबिटिक हैं। यह संख्या 2045 तक 700 मिलियन हो जाएगी, यानी कि मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मधुमेह के कारण होने वाली जटिलताओं जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक, गुर्दे की विफलता दुनिया भर में मृत्यु के प्रमुख कारण है। डायबिटीज होने से आपके अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह के कारण होने वाली स्वास्थ्य देखभाल लागत जो है 2023 में 1.5 ट्रिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। यह संख्या 2045 में 2.4 ट्रिलियन, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी 3 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं ना, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था, एक देश की पूरी अर्थव्यवस्था का ही हिस्सा जो है वो चला जा रहा है किसमें, एक बीमारी के इलाज में। मधुमेह के कारण होने वाली स्वास्थ्य देखभाल लागत दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल लागत व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मधुमेह एक वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल है, एक इमरजेंसी के रूप में इसको देखा जा रहा है। एक गंभीर बीमारी है जो लाखों लोगों की जान लेती है और दुनिया भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझ डालती है। दोस्तों, रिपोर्ट में मधुमेह के प्रबंधन और रोकथाम के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, मधुमेह के जोखिमों वाले लोगों की पहचान करना और उन्हें प्रारंभिक हस्तक्षेप ज्ञान प्रदान करना, मधुमेह के प्रबंधन के लिए प्रभावी उपचार और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना। इन सिफारिशों को लागू करने से मधुमेह के बोझ को कम करने और लाखों लोगों की जान बचाने में मदद मिल सकती है। तो ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण जानकारी है डायबिटीज से संबंधित। और आप सभी लोग जो है चीनी और नमक अगर आप क्या करते हैं, कम कर देते हैं, लाइफ स्टाइल डिजीज जो है बहुत सारी कम हो जाएंगी। आप नियमित जो है 15 मिनट 10 मिनट व्यायाम करिए और ये आपके सारे जो है समस्याओं का समाधान एकमात्र है फिजिकल वर्क। तो आप दोस्तों हमारा डेली आंसर राइटिंग जो कि एनुअल है ना, एनुअल जो है इसको आप ज्वाइन करेंगे तो मात्र फीस 3,499 है, जिसमें 240 दिन आपको लगातार प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें टेस्ट भी आपको बना करके पूरे दे दिए जाएंगे, फुल टेस्ट आपके। तो इसको भी सॉल्व करके आप PS 1 2 3 4 5 6 के लिए PDF वीडियो क्लासेस आपको मिलेंगे। आज पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा, आज पूरा शेड्यूल जो है आपको मिल जाएगा और PDF वीडियो क्लासेस भी इसमें रहेंगी। और एसे राइटिंग की भी क्लासेस हैं, 999 में मात्र वीकली 2 एसे आपको कराए जाते हैं। कॉपी इवेल्युएट की जाती है, 45 प्लस एक्स्ट्रा एसे जो है आपको दिए जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये हमारा एक हार्ड चैलेंज 75 दिन का, 75 दिन में 120 क्वेश्चन लिखना है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, केवल 500 लोगों के लिए ही। कॉपी इवेल्युएशन भी होगा, बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कॉपी इवेल्युएट होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। और ये वीकली होती है हमारी कॉपी इवेल्युएशन होगा, PDF वीडियो क्लासेज आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, सभी कुछ 1099 में 75 दिन में आप जो है देख लेंगे। चलिए अगली न्यूज देखते हैं दोस्तों। दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र DNGRI, चलिए क्या है ये दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन जो है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र DNGR के मास्टर प्लान, जिसे अक्सर नोएडा 2.0 के रूप में जाना जाता है, 2023 में नोएडा प्राधिकरण और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर SPA द्वारा तैयार किया गया था। यह प्लान
21,000 हेक्टेयर यानी 203 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के में 80 गांवों को शामिल करता है। क्लियर है ना। प्लान का उद्देश्य क्या है? DNGRI को एक प्रमुख वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में विकसित करना है। प्लान में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। औद्योगिक विकास पर यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, इसमें जो है DNGRI के 40% क्षेत्रों को औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किया जाएगा। इसमें हल्के और मध्यम उद्योग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों और लॉजिस्टिक पार्कों को शामिल किया गया है। आवासीय विकास यानी कि रहने के लिए DNGIR ने 13% क्षेत्रों को आवासीय घोषित करने की बात की है, जिसमें से विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग अलग इकाइयां बनाई जाएंगी। ग्रीन एरिया यानी कि इस प्लान के तहत जो है 18% क्षेत्र को हरित क्षेत्र के रूप में आवंटित किया गया, जिसमें पार्क, उद्यान, वन आदि शामिल होंगे। सार्वजनिक सुविधाएं भी इसमें होंगी, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बुनियादी ढांचे जैसी सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी। DNGRI के मास्टर प्लान को 2023 में नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठकों में मंजूरी दी गई। प्लान के कार्यान्वयन के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक विशेष निकाय DNGRI विकास प्राधिकरण की स्थापना की है। DDDA यानी कि जो है आपका DNGRI विकास प्राधिकरण के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। DNGIR के मास्टर प्लान को एक महत्वाकांक्षी परियोजना माना जाता है। यदि यह सफल होता है तो यह उत्तर भारत में एक प्रमुख आर्थिक क्षेत्र बन सकता है और इसके लिए दादरी आप देख रहे हैं ना, प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्लान के कुछ प्रमुख विशेषताएं, और ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर हमारी क्लासेस होती हैं, तो इसमें आप ये पॉइंट देख लेंगे। जो विशेषताएं, R&D होगा, हल्के मध्यम उद्योग, रिसर्च होंगे, आवास होगा, पर्यटन मनोरंजन होगा, पर्यावरण अनुकूल विकास होगा, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। चलिए प्रश्न संख्या टॉपिक नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर बहस छिड़ी है। अब ये क्या है संविधान क्या कहता है वहां का? अमेरिका में जन्मजात नागरिकता पर बहस फिर से शुरू हो गई है। बहस तब शुरू हुई जब 2023 में रिपब्लिकन सांसद हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं विवेक रामास्वामी, 14वें संविधान में 14वें संशोधन में बदलाव की वकालत। अब ये 14वां संशोधन क्या है दोस्तों? 14वें संशोधन में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी लोग और संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी राज्य में नागरिकता प्राप्त करने के बिना रहने वाले सभी लोग संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक और इसकी संरक्षित राज्यों के नागरिक हैं। यानी कि नागरिकता को लेकर के 14वें संशोधन में ये बात कही गई है। अब रामास्वामी का कहना है कि यह संशोधन 19वीं शताब्दी में गुलामी के अंत के बाद पारित किया गया था और यह अब प्रासंगिक नहीं है। उनका कहना है कि यह संशोधन अवैध आप्रवास को बढ़ावा देता है और यह अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों को कमजोर करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति वहां आता है, नागरिकता किसी राज्य की ले लेगा या किसी गलत तरीके से नागरिकता लेता है, तो यह जो है बाहर से प्रवासन को क्या करता है, बढ़ावा देता है और लोकल लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखिए 1858 में स्वीकृत अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में जन्मसिद्ध नागरिकता की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि 1857 के ट्रेड स्कॉट बनाम सैनफोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना था, जिसने अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया था, जिसके लिए एक ब्लैक मूवमेंट भी चला था। ठीक है ना। इसके निर्देश में किसके लीडरशिप में चला था दोस्तों? तो आपने जूनियर को देखा होगा, ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनकी नेतृत्व में ये पूरा कैंपेन चला था, जिसमें अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिकता देने के लिए ये संशोधन किया गया था आगे चल करके। क्लियर है ना। अब इसी संशोधन में बदलाव की बात की गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वोंग किंग आर्क मामला जो है 1898 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में जन्मे चीनी प्रवासियों के बेटे वोंग किम आर्क के मामले में जन्मसिद्ध अधिकारिता को स्पष्ट किया। वोंग किम आर्क के मामले में ने पुष्टि की कि अमेरिका में पैदा हुए व्यक्ति अपने माता पिता की आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना अमेरिकी नागरिक हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है और उसका जो बेटा होगा वह अमेरिकी नागरिक होगा ही होगा, उनके पिता चाहे किसी भी प्रकार की नागरिकता रखते हो। ठीक है ना। ये एक सिंपल सी बात।
अब रामास्वामी ने के प्रस्ताव के समर्थन में और विरोध में कुछ प्रमुख तर्क भी दिए जा रहे हैं। इन तर्कों को आप थोड़ा सा समझिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी बताइएगा वर्तमान में किस पार्टी का शासन है, आप डेमोक्रेट है या रिपब्लिक, ठीक है ना। ये जो प्रश्न मैं पूछता हूँ उन प्रश्नों का उत्तर भी देने से आपको पता चलेगा आप कितने अवेयर हैं। समर्थन में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं कि यह संशोधन जो है अवैध आप्रवासन यानी कि माइग्रेशन को कम करेगा, क्योंकि एक बड़ी समस्या है इस समय पूरे यूरोप की और जितने भी अमेरिकन, खास करके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप में एक समस्या बनी हुई है। यह संशोधन अमेरिकी संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करेगा, वहां के लोकल लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। यह संशोधन अमेरिकी नागरिकता को और अधिक मूल्यवान बना देगा, वैल्यूएबल बना देगा। विरोध में यह तर्क है कि यह संशोधन अमेरिकी इतिहास और मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि संशोधन जो 14वां किया गया है वो संशोधन सभी के लिए था और यह संशोधन अमेरिकी नागरिकता को एक विशेषाधिकार बना देगा, न कि एक अधिकार देगा। यह संशोधन अमेरिकी समाज को अधिक विभाजित करेगा, लोकल वर्सेज बाहरी, बाहरी वर्सेज आंतरिक जो है ये समस्या क्रिएट होगी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। यशस्विनी महिला बाइक अभियान के बारे में डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। ये क्यों शुरू की गई, क्या है इसकी कहानी। यशस्विनी महिला बाइक अभियान एक क्रॉस कंट्री अभियान, बाइक अभियान है जिसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सीआरपीएफ और महिला बाल विकास, यह अभियान जो है 3 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्रीनगर के लाल चौक से यशस्विनी नामक सीआरपीएफ महिला बाइक अभियान को हरी झंडी दी। वही लाल चौक जिस पर कभी झंडा फहराने की हिम्मत नहीं होती थी, आज वो पूरा लाल चौक जो है तिरंगे से भरा पड़ा है। आज हर वर्ष जो है 2019 के बाद जब से वहां पर इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, तब से जाकर के धारा 370 जब समाप्त कर दी गई उसके बाद से जो है ये काफी फेमस जगह बनी है जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने झंडा पहली बार लाल चौक पर फहराया था। दोस्तों यह अभियान देश भर के 40 जिलों को कवर करता है और 2134 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करता है। अभियान में सीआरपीएफ की 150 महिला अधिकारी शामिल हैं जो 3 टीमों में विभाजित है। प्रत्येक टीम में श्रीनगर, शिलांग और कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की। तो 3 टीमें हैं, एक ने श्रीनगर से शुरू की, एक ने शिलांग से और एक कन्याकुमारी से। यशस्विनी महिला बाइक अभियान का उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देना। यह अभियान महिलाओं को सड़क पर सुरक्षित रूप से यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप सभी को पता है कि विमेन सेफ्टी को लेकर के बहुत सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, वही कैंपेन के रूप में यशस्विनी अभियान जो है, महिला बाइक रैली जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान सीआरपीएफ की महिला अधिकारी विभिन्न जिलों के स्कूली बच्चों, कॉलेज की छात्राओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और अन्य समूहों के साथ बातचीत करती हैं। वे महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रेरक कहानियां और संदेश साझा करती हैं। यशस्विनी महिला बाइक अभियान को एक सफल पहल माना जा रहा है। यह अभियान महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है और यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। तो विमेन एम्पावरमेंट पर जब भी आपको कोई निबंध, कोई टॉपिक लिखने के लिए आए तो एक लाइन इसको जरूर महिला यशस्विनी महिला बाइक रैली को भी आप जरूर बताएंगे। चलिए ग्रीन वार रूम देखते हैं। अभी तो केजरीवाल सरकार को ईडी के लिए एक वार रूम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ईडी प्रतिदिन जो है उनके किसी न किसी मंत्री को उठा ले जा रही है। कल जो है संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया और अब जो है गोपाल राय और मरलेना और केजरीवाल और चड्डा 4 ही लोग बचे हुए हैं जो कि बड़े नामी हैं। तो ये ग्रीन वार रूम जो है क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। दिल्ली सरकार ने 2023 में शीतकालीन कार्य योजना को लागू करने के लिए 24/7 प्रदूषण की निगरानी करके शहर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रीन वार रूम बनाने की घोषणा की है। ठीक है ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ग्रीन वार रूम दिल्ली सचिवालय में स्थित है, ठीक है ना, और इसमें वायु गुणवत्ता निगरानी उपकरण, वैज्ञानिकों और डेटा विश्लेषकों सहित विशेषज्ञों की एक टीम है। ग्रीन वार रूम प्राथमिक प्रदूषकों के स्तर, प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों और ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की निगरानी करेगा। ठीक है ना, ये पैनल आप देख रहे हैं बैठा हुआ है और यहाँ पर ग्रीन वार रूम बना है, ये गोपाल राय जी हैं। ग्रीन वार रूम के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। शीतकालीन कार्य योजना के को लागू करना, ठीक है ना,
इसको बोलते हैं विंटर एक्शन प्लान। इंग्लिश में अगर आ जाए तो कभी आप जो है घबरा न जाते हैं। विंटर एक्शन प्लान, ये आपको देखना है, इसको लागू करना, 24/7 प्रदूषण की निगरानी करना, प्रदूषण के स्रोत की पहचान करना, प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करना और जन जागरूकता को बढ़ाना, अवेयरनेस को बढ़ाना। ग्रीन वार रूम को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। ग्रीन रूम वार को लॉन्च करते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी, जो यहाँ पर आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिल्ली को वायु प्रदूषण से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीन वार रूम दिल्ली के सभी नागरिकों के लिए एक संसाधन होगा और यह प्रदूषण को कम करने के लिए सभी प्रयासों को समन्वित करने में मदद करेगा। ग्रीन वार रूम को एक सफल पहल माना जा रहा है। यह पहल दिल्ली को वायु प्रदूषण से निपटने और शहर को स्वस्थ और रहने योग्य स्थान बनाने में मदद करेगी, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट जरूरत है। आपको पता है कि दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है सर्दियों में और वहां पर रहना, सांस लेना बहुत कठिन हो जाता है। आपको बहुत सारी हार्ट और फेफड़े संबंधित बीमारियां होने लगती हैं, टीबी, ब्रोंकाइटिस आदि की समस्या बढ़ जाती है। सांस लेने में दिक्कत होना कितनी बड़ी समस्या है आप समझ सकते हैं। ऑपरेशन कच्छप के बारे में अगला जो हमारा आज का अंतिम न्यूज है उस पर डिटेल में बात करते हैं दोस्तों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है ना। राजस्व खुफिया निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ जो है रिवेन्यू जो है ना, डायरेक्टरेट जो है DRI, इन्होंने 2023 में कच्छप नामक एक सफल ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में DRI ने भारत में अवैध रूप से कछुओं की तस्करी करने वाले एक सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन कच्छप के तहत DRI ने भारत के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी में 955 जीवित कछुओं को बरामद किया है। इन कछुओं में इंडियन टेन टर्टल, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ टर्टल जैसी प्रजातियां शामिल हैं। ये सभी प्रजातियां जो है बहुत ही रेयर हैं और इनकी जो है मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है, विभिन्न मेडिसिनल प्लांट और अन्य चीज़ों में यूज की जाती है। DRI ने इस ऑपरेशन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कछुओं की तस्करी में शामिल थे और वे इन्हें भारत में अवैध रूप से बेचने की योजना बना रहे थे। ऑपरेशन कच्छप को एक सफल पहल माना जा रहा है। यह ऑपरेशन भारत में अवैध कछुओं की तस्करी को रोकने में मदद करेगा। ऑपरेशन कच्छप के जो प्रमुख तथ्य हैं कि जैसे ऑपरेशन को DRI की गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया। ऑपरेशन में भारत के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी की गई। कछुओं की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए थी और ऑपरेशन में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ऑपरेशन कच्छप के परिणाम स्वरूप DRI ने भारत में अवैध कछुओं की तस्करी को रोकने के लिए एक मजबूत संदेश भेजा है। ऑपरेशन कच्छप में का महत्व जो है, यह ऑपरेशन भारत में अवैध कछुओं की तस्करी को रोकने में मदद करेगा। ऑपरेशन कछुओं के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और ऑपरेशन DRI की क्षमताओं की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऑपरेशन कच्छप जो है एक सफल पहल है जिसे भारत में अवैध कछुओं की तस्करी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो दोस्तों, आप गहिरमाथा का नाम सुने हैं, उड़ीसा का एक तट है। आप वहां देखेंगे तो वहां कछुओं को जो है, ओलिव रिडले कछुए जो है वहां पर बहुत भारी संख्या में देखे जाते हैं। वैसे कछुओं के अलावा भारत में बहुत सारे कछुओं की प्रजातियां हैं जो विश्व में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। इवन जो तालाब में कछुए होते हैं ना, वो भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टोटल करंट अफेयर्स रहा। हमारी आज की जो अंतिम जो न्यूज है वो ये है कि आप सभी लोग मुख्य परीक्षा में डेली आंसर राइटिंग से डैप प्रोग्राम से जरूर जुड़ें और इसकी फीस मात्र 3,499। कुछ लोग बोल रहे हैं इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट के लिए आप जो है ऐप पर 2 महीने में ये पूरी फीस 2 बार में जमा कर सकते हैं। 240 दिन का ये पूरा क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम होगा। GS 1 2 3 4 5 6 होगा। PDF वीडियो क्लासेस मिलेंगी, कॉपी भी इवेल्युएट होगी, ठीक है ना। सारे पेपर आपके कवर होंगे। करंट अफेयर्स के साथ जो है करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न जो है जैसे कि डे 3 में हमने दिए हैं, डे 2 डे 3 आप देखेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही वीकली एसे का हमारा प्रोग्राम रहता है। 2 एसे आपको मिलते हैं, कॉपी इवेल्युएट होती है, 45 प्लस एक्स्ट्रा एसे मिलते हैं। इसकी फीस मात्र 999 है। और साथ ही दोस्तों 75 दिवसीय जो है डेली आंसर प्रैक्टिस जो है वो हार्ड चैलेंज है। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं सीरियसली और अपने 99% जो है कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप मात्र 120 क्वेश्चन लिख करके दिखाइए। आपकी ये जो इच्छा है ना वो पूरी हो जाएगी।
1 से लेकर के 6 पेपर तक के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, वीडियोस, क्लासेस और इवेल्युएट भी किया जाएगा आपको कॉपी का, यानी कि आपकी वीकली कॉपी इवेल्युएट होती है। सिर्फ 500 लोगों के लिए सुविधा है, मात्र 1099 में। दोस्तों इसको ज्वाइन करिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मचाते रहिए।